हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश के मजदूर कभी कोई कार से नहीं चलते थे। मजदूर पैदल ही पहले भी चलते थे, लेकिन तब देश के ये आर्थिक श्रमिक सिपाही लाचार नहीं होते थे। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। अब से थोड़ी देर पहले घंटी बजाओ के नियमित दर्शक लखनऊ के ऋषभ त्रिपाठी ने एक संदेश भेजा। क्या संदेश भेजा? उन्होंने लिखा कि ये मजदूर नहीं, हमारे गांव के भाई बहन हैं, जिनके पास आधार कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है। ये वो नागरिक हैं जिन्हें कपड़े से पहचान लीजिए कि ये रोज कमाने खाने के लिए घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर निकले मजदूर हैं। क्या सरकारों को नहीं पता था कि किस राज्य में कितने मजदूर गए हुए हैं, किस राज्य के? जानकारी थी तो लॉकडाउन की अधूरी नीतियों की सड़क पर इन्हें पैदल क्यों चलाया जा रहा है? विदेश से भारतीयों को लाने के लिए मिशन वंदे भारत चल सकता है, तो क्या देश के मजदूरों के लिए मिशन वंदे मातरम नहीं चल सकता? इन सवालों का जवाब सरकार को देना है, अधिकारियों को देना है। आप घंटी बजाते हुए पूछिए ना आज ये सवाल। जितनी जोरदार घंटी बजाएंगे सवाल उतना ही बड़ा होगा। देश में विकास का पहिया जिनके हाथों से घूमता है, तपती सड़क पर ट्रॉली बैग के चिचियाते पहियों की आवाज के बीच उसी मजदूर का बेटा लाचार सोता दिखता है। भारत की विकास दर को जिस तरह 20 लाख करोड़ रुपए की रस्सी से देश के 10 करोड़ प्रवासी मजदूर खींचते आए, उन मजदूरों की आत्मनिर्भरता की आवाज सड़क पर सिस्टम की लाचारगी के ट्रॉली बैग पर अब आप घिसटते हुए सुनिए। सब कह रहे हैं कि आगरा का ये वीडियो बड़ा वायरल है। हम कह रहे हैं हर मुख्यमंत्री की अधूरी लॉकडाउन नीतियों का नतीजा सड़क पर वायरल है, जहां एक मां को बैग उल्टा करके थक चुके 8 साल के बेटे को लेटाकर खींचना पड़ता है। पंजाब से ऐसी पैदल आ गई हो? कहाँ जाना है? मगौरा एमपी? झांसी। आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ। तुम लोग पैदल कहाँ जा रहे हो? हैं? पंजाब से महोबा की दूरी 968 किलोमीटर। इसके आगे फिर क्या हुआ? क्या पैदल और बच्चे को बैग पर घसीटते ही मां चलती रही? अभी नहीं पता। जवाब सरकारों से पूछिए। चौराहों और सीमाओं पर पुलिस पिकेट है, क्या पुलिस वालों को निर्देश नहीं कि मजदूरों की मदद करिए? क्यों ऐसी नीति नहीं? जहां मजदूर दिखे वहीं से उन्हें शेल्टर होम भेजने का इंतजाम हो। क्या मजदूरों को आश्रय गृह में ठहराकर धीरे धीरे घर बेचने का इंतजाम नहीं हो सकता? अगर ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो फिर देश में मजदूर सड़क पर लाचार क्यों है? जब ये सवाल एबीपी न्यूज ने आगरा के जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह से पूछा, तो डीएम साहब मजदूर के जख्म पर नमक छिड़कता मजाक करने लगते हैं। आप देखें, हमारी टीम काम कर रही है। जो 1-2 केसेस भी आते हैं, जो अभी एक वीडियो बना के दिया गया कि साहब यहाँ से एक लड़का जा रहा था। हम लोग भी जब छोटे थे तो हमारे जब पिताजी लेके जाते थे, हम लोग उस अटैची में बैठ जाया करते थे। आत्मनिर्भर ये मजदूर पहले भी थे। रोज जितने घंटे काम करते थे उतना पैसा पाते थे, घर भेजते थे। आत्मनिर्भर ये मजदूर अब भी हैं, लेकिन इस बार सरकारों की अधूरी नीतियों के कारण। रात का सन्नाटा, सन्नाटे में एक साइकिल, एक के कंधे पर बैग और पीछे खिलौना समझ जब मनाया इस्तेमाल किया, जब मनाया छोड़ दिया। ऐसे मजदूर और खिलौना गाड़ी पर सोते मजदूर के बच्चे। दिल्ली के जिस निजामुद्दीन इलाके से मजदूर का परिवार मालिक से मिली पुरानी खिलौना कार में 4 साल की राज 6 साल की बेटी को सुलाकर खींचते ले जा रहे हैं। इस जगह से देश की संसद की दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर, लेकिन इस मजदूर परिवार को पैदल चलना है दिल्ली से मध्य प्रदेश के जबलपुर तक 851 किलोमीटर।
सरकार दावे कर रही है कि श्रमिक ट्रेनें जो चलाई गई हैं, स्पेशल ट्रेनें जो चलाई गई हैं वो मजदूरों के लिए उनको घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि अगर वो ट्रेनें उनको घर तक पहुंचा रही हैं तो फिर ये मजदूर अभी भी पलायन करने को मजबूर क्यों है? लेकिन ट्रेनें चला रही तो हमें उसका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा कि ट्रेनें चला रही। हमने भी आवेदन किया था, लेकिन उस पर पूछा गया तो वो कहते थे आप इंतजार करो, जब तक ट्रेन नहीं आती आप वहीं रहो। यहाँ रहेंगे तो यहाँ करेंगे क्या? हमारे राज्य से हमने एक बात करी थी, जो हेडक्वार्टर पे हमने कॉल किया था, तो वहाँ से कह रहे थे आप बैठो, तो जब ट्रेन आएगी जब आपको सूचित किया जाएगा। सूचित नहीं किया? अभी कोई भी सूचित या कोई भी जानकारी नहीं मिली। घंटी बजाकर पूछिए, सरकारें जवाब दें, क्यों नहीं मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए राज्यों में सही समन्वय है? क्यों नहीं राज्यों के हेल्पलाइन नंबर हर मजदूर की मदद कर पा रहे हैं? क्यों नहीं जब तक परिवहन का इंतजाम नहीं होता मजदूरों को ठहराने की व्यवस्था है? क्या इसलिए क्योंकि लॉकडाउन में मजदूर घर वापस कैसे जाएंगे, इसकी पूरी नीति ही सही से बनी ही नहीं। देश के गांवों में 10% आबादी ऐसी है जिन्हें उनके घर से निकलकर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने वाले ही घर चलाने का पैसा भेजते हैं। देश की आर्थिक रीढ़ अगर इन मजदूरों को कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन जब बच्चे को कंधे पर बिठाकर पैदल 500 किलोमीटर दूर बनारस जाता आत्मनिर्भर मजदूर दिखे तो सवाल सरकारों पर उठता है। तीन जोड़ी कपड़े और बच्चे के खिलौने सामान वाली पेटी हाथ में, बेटा कंधे पर, विजय कुमार झारखंड के हजारीबाग से 500 किलोमीटर दूर बनारस जाते हुए संवाददाता आदर्श सिंह को मिले। बच्चा लेके आप पहुंच जाएंगे बनारस तक? अब कोई मिल जाएगा, बांध तो चले जाएंगे, नहीं हुआ तो पैदल चले जाएंगे 4-5 दिन। खाना खाया आपने? हाँ, बिस्कुट दिया एक ने, खाना भी खा लेते बना के। बच्चे की तबीयत ठीक है? आया बच्चे ने? हाँ, बिस्कुट खाया, पानी पिया भी, अब आगे खाएंगे। कोई मदद मिल रही सरकार से? आपने फोन किया था जहाँ बनारस में यूपी सरकार के लिए जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया गया? हाँ, वो सब दिया, वो सब कुछ पता ही नहीं चल रहा। फोन उठ रहा है कि नहीं? फोन ही नहीं उठ रहा है। हेल्पलाइन नंबर, नोडल अधिकारी, श्रमिक एक्सप्रेस, सरकारी बस, कहने को तो तमाम सरकारी सुविधाएं कही जाती हैं, लेकिन ये सारी सुविधा मुट्ठी भर मजदूरों तक पहुंच पा रही है। 6 महीने की बच्ची है, सोनम बानो है, हजारीबाग झारखंड से चलकर पैदल ही अपना सामान लेकर जा रही हैं उत्तर प्रदेश के बनारस। और मजदूरों को इसलिए लौटना पड़ रहा है क्योंकि स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क स्वान का 26 अप्रैल तक का डेटा बताता है 64% प्रवासी मजदूरों के पास 100 रुपए ही बचे थे। 78% रोज कमाने खाने वाले मजदूरों को लॉकडाउन के बाद 1 रुपए नहीं मिले थे। 99% घर से दूर रहकर कमाने वाले मजदूरों की लॉकडाउन के दौरान कमाई शून्य रही। देखिए, यूनेस्को के आंकड़े बताते हैं कि भारत की विकास दर में 10% का योगदान अकेले यही लेबर देते हैं। 10,000 महीना भी कमाते हैं तो देश में हर महीने मजदूर ही 1 लाख करोड़ रुपए कमाकर खर्च करके देश को विकास देते हैं। लेकिन अब इन्हें घर लौटने के लिए जुगाड़ की आत्मनिर्भरता का रास्ता लेना पड़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है? हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। आत्मनिर्भर यानी किसी पर नहीं बल्कि खुद के दम पर। लॉकडाउन में इससे ज्यादा आत्मनिर्भरता की उम्मीद रामू नाम के मजदूर से क्या करिएगा कि जब लॉकडाउन की अधूरी नीतियों ने घर लौटने में बेसहारा किया तो रामू हैदराबाद से 660 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बालाघाट तक पैदल चलने के दौरान रास्ते में ये जुगाड़ की गाड़ी का आविष्कार करके पहुंच गए। चार पहिए, एक पटरा, एक रस्सी, एक बॉक्स पर 2 साल की बेटी अनुरागिनी और गर्भवती पत्नी। सफर लंबा, 17 दिन ऐसे चलते रहे। न जाने कितनी पुलिस चौकी, राज्यों की सीमा चौकी पार की हुई। मदद तब मिली
जब बालाघाट में घर के करीब आ गए। लॉकडाउन की अधूरी नीतियां ही थी जिसके कारण 17 दिन तक मजदूर, उसकी बेटी, गर्भवती पत्नी तक किसी सरकारी नीति से मदद नहीं पहुंच पाई। इसी कारण मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बुजुर्ग मां अपने 2 दूसरे बच्चों के साथ अपने दिव्यांग बच्चे को लकड़ी के झूले में टांगकर सूरत से चित्रकूट जाते वक्त मध्य प्रदेश के पन्ना में दिखती है। जो किसी का सहारा मिला तो थोड़ी दूर गाड़ी से और फिर पैदल यूं रेंगने के लिए मजबूर छोड़ दी गयी। कंधे में टांग के आए, कहीं जो गाड़ी मिल जाए तो बैठा दे, नहीं उतार दे, कहीं जाओ रेंगो। मजदूर के हाथों में छाले पड़ते रहते हैं क्योंकि उसे हथौड़ा चलाना पड़ता है, ईंट उठानी पड़ती है, कठिन परिश्रम करना होता है। वो छाले दर्द नहीं देते, इस बार छाले पैरों में पड़े हैं जिनकी जिम्मेदार अधूरी नीतियों का गर्म हथौड़ा है। मजदूर का हाथ लोहा होता है, पैर नहीं। पैर छिल जाते हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर घर पहुंचाने के लिए जब कोई सटीक और मुकम्मल नीति सरकारें नहीं बना पाती, राजस्थान के जयपुर से 750 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गोंडा अपने गांव पैदल लौटते हुसैन के पैरों को मिले जख्म बताते हैं कि सरकारी व्यवस्थाएं लॉकडाउन के दौरान कितनी घिसी पिटी नीतियों पर चलती रहीं। तो कब के निकले हो? 4 दिन। कहाँ गए थे घूमने? जयपुर। अब कहाँ जाना है वापिस आपको? गोंडा। पैदल जा रहे हैं? क्यों? मिलबे नहीं करेगा तो क्या करेंगे? खाना पीना कैसे खाते हो रास्ते में? सब जगह मिल जाता है, खा लेते हैं। हजारीबाग में अब देखिए ट्रक दिखा, रुका तो शांति देवी तुरंत ऐसे चढ़ गईं जैसे फौजी ट्रेनिंग ली हो। लेकिन इस तस्वीर को रिवाइंड करके आपको देखना जरूरी है। पायल वाले ये पैर उन्हीं शांति देवी के ही हैं, लेकिन अब इन पैरों में कुनीतियों के जख्म भी शामिल हैं। शांति देवी पश्चिम बंगाल के वर्धमान से 1234 किलोमीटर दूर मुरादाबाद के अपने गांव पैदल लौट रही हैं। खाना 2 दिन बाद खाने को मिल पाया है, इसीलिए इनके पति रुआ से होकर कहते हैं, अब क्या करें, मजबूरी में पैदल चल रहा। कितने दिन में पहुंचेंगे बाबा? आप तो 7 दिन से चले आ रहे हैं। मुरादाबाद तो अभी भी बहुत दूर है, अभी तो आप बिहार में हैं। बिहार के बाद यूपी शुरू होगा, फिर आप मुरादाबाद दूसरे हिस्से में। अब भाई क्या करें, अब तो हम तो ये सोच चले ना, मेरा पार है हमारा पार। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें हम। ये वो मजदूर हैं जो औसत 2240 रुपए हफ्ते में कमा लेते थे। अब थोड़ा बहुत कुछ करके भी हफ्ते में 300 रुपए नहीं कमा पा रहे। कमाई बंद हुई, सरकारों पर भरोसा उससे ज्यादा बंद हो गया। लिहाजा एक ही चारा बचा, आत्मनिर्भरता के कदमों से सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव पैदल लौटना। ये असली भारत माता है, गोद में भारत का भविष्य है, सिर पर भविष्य की रक्षा की गठरी है और हाथ वही जो देश के काम आते हैं। लेकिन अब महिला मजदूरों को भी अपने पति श्रमिकों के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ रहा है। लोग जान हथेली पर लिए सड़कों पर इस समय चल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो अपने गांव और घर पहुंच जाएंगे तो वहां महफूज रहेंगे। 2 महीने का बच्चा, 5 साल की बच्ची। रूपलाल 13 मई दोपहर 3 बजे गुरुग्राम से उत्तर प्रदेश के हरदोई 501 किलोमीटर दूर अपने गांव को चले। बीमारी का कागज किसी ने बना कर दे दिया, इस दावे के साथ कि मदद हो जाएगी। 14 मई को पुलिस ने मदद करने की जगह दिल्ली में एक कोने पर बैठा दिया। गुड़गांव में बनाए थे, बोले ये पुलिस नहीं रोकेगी, कहीं आपको चले जाना। तो यहाँ क्या पुलिस ने रोका है? हाँ जी। क्या कहती है? बोले यहीं रुको 2 दिन। कहाँ रुकना है ये बताया पुलिस ने? कुछ नहीं, इधर ही बैठाल दिया जी। आपको पुलिस ने नहीं बताया कि रुकना है तो कहाँ रुकना है, या आपको यहाँ से कैसे भेजेंगे? ये कुछ नहीं जी बताया मैंने। ये मजदूर सोचते हैं कि सरकारों की नीतियां इन्हें घर पहुंचाने के लिए यूं गले लगा लेंगी जैसे बच्ची मां से चिपट गई। लेकिन इन्हें पता चल गया
कि आत्मनिर्भरता के कंधे ही बच्चों को उठाकर पैदल चलते काम आएंगे। फिर क्या करें सर, पैदल निकलेंगे धीरे धीरे, जो खाने के नहीं है पास में, क्या करें, फिर मजबूरी है सामने। हम समझते हैं ये समय आसान समय नहीं है, लेकिन आपदा के वक्त जिस तरह प्रबंधन सरकारें कोरोना रोकने में कर रही हैं, क्या इसी तरह प्रबंधन मजदूरों को घर लाने का नहीं होना था? उत्तराखंड की आपदा में फंसे हजारों लोगों का रेस्क्यू सरकारों ने किया था, क्या उसी तरह अब नहीं हो सकता था? किस राज्य के कितने मजदूर किस राज्य में हैं, आपस में बात होती, राज्य सरकारों में समन्वय बनाया जाता, शराब टोकन से बेचने का इंतजाम अगर सरकारें कर सकती हैं, मजदूरों को टोकन देकर घर पहुंचाने का भरोसा दिया जाता, नोडल अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाती, राजनीतिक दलों के संसाधनों को भी काम में लगाया जाता। लेकिन काश ऐसी नीतियां सरकारें बनाती, नहीं बना पाई। इसी कारण कोई मजदूर 1500 रुपए खर्च करके, कोई मजदूर 3000 रुपए उधार में लेकर किसी तरह साइकिल खरीदता है और फिर निकल पड़ता है आत्मनिर्भरता का पैडल मारते हुए 500, 700, 1000, 1200 किलोमीटर दूर अपने गांव, अपने घर। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कंपनी बाहर कर दिया, पैसे नहीं दिया, बोला अपना व्यवस्था कर लो। हम लोग घर से पैसे मंगा के सेकेंड हैंड खरीद के घर को जा रहे हैं। यूपी से हम बिहार की तरफ जा रहे हैं और ये कैमूर से आगे का रास्ता है और हमारी मुलाकात इन श्रमिकों से हुई है जो दिल्ली से इसी तरह साइकिल से चलकर आ रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि ये सभी इन्होंने दिल्ली से आने के लिए, साइकिल से आने के लिए साइकिल खरीदा है। मैं खरीदा हूँ, मेरा अपना फोन बेच के 18,000 का मोबाइल मैंने 4,000 में बेच दिए, पैसे में खरीद लेकर घर आए। मोबाइल बेच दिया है साइकिल खरीदने की। कितने में साइकिल पड़ी? 4,000 का खरीदे। 4500 में। 4500 में खरीदा, तो 4500 रुपए थे आपके पास? घर से मंगाए थे। क्या करेंगे, जो 45 दिन के लिए बैठा था हम लोग रूम पे, कुछ नहीं था। कंपनी में सब ठेकेदार में बोला कि तुम लोग अपना अपना व्यवस्था कर लीजिए, घर से पैसा तैसा मंगा लीजिए, अपना जहाँ जाना है वहाँ चला जाइए। डर तो लगता है, ऐसे भी भूखे मरना है, ऐसे भी मरना है, इस सोच के हम लोग निकल गया। ये मजदूर राजधानियों से गुजरते हैं, लेकिन सरकारों ने इन्हें राम भरोसे छोड़ रखा है। लखनऊ से रणवीर की रिपोर्ट ये सच दिखाती है। 1-1 मीटर की दूरी बनाकर रहें, आप स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। कोरोना से बचना है तो 1 मीटर की दूरी जरूरी है, हर कोई बता रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों से लगातार पलायन करते इन मजदूरों की तस्वीर संवाददाता रणवीर को लखनऊ में देखने को मिली, जहां ट्रकों में सामान की तरह लदे मजदूरों के बीच 1 इंच की जगह बाकी नहीं दिखती। रणवीर जब लखनऊ के शहीद पथ पहुंचते हैं तो वहां कुछ लोग अपनी तरफ से कई दिन से भूखे प्यासे पलायन करते मजदूरों को खाना और पानी बांटते नजर आए। भोजन पानी यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और यहाँ वो सरकारी नाकामी दिखती है, जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरों का सिलसिला थम नहीं रहा। ये लखनऊ का शहीद पथ है और ये वो मोड़ है जहाँ पर कानपुर की तरफ से आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से आए, वो दिल्ली से आए, अगर वो कानपुर की तरफ से आती हैं तो लखनऊ में दाखिल होने की यही जगह है। छोटे बच्चे भी इन ट्रकों के ऊपर बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं और सपरिवार ये लोग इस तरीके से ट्रकों के ऊपर बैठ कर महाराष्ट्र से और तमाम सारी जगहों से दूर दूर से आ रहे हैं। आप सोचिए कि इस गर्मी में कितना बुरा हाल होगा, इन ड्रमों के ऊपर गर्मी किस तरीके से लग रही होगी, लेकिन मजबूरी में ये सारे लोग बैठ कर आए हैं। 1, 2, 3, 4, मैं शायद नंबर भी नहीं गिन पाऊंगा जितनी गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं इस तरीके से। सरकार की तरफ से एक पानी की टंकी जरूर लगाई गई है। सरकार से सवाल आखिर क्यों ना पूछा जाए? इन मजदूरों से वोट लेते वक्त जब सरकारें उनके पास जाती हैं तो आज उनके बदहाली में उनके पास पूछने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए कोई क्यों नहीं जा रहा है? लॉकडाउन की अधूरी नीतियां सिर्फ सड़क पर मजदूरों को लाचार नहीं कर रही हैं, मौत भी दे रही हैं। मजदूर सुरक्षित घर नहीं पहुंच पा रहे। रोज कमाने खाने वाले मजदूर देश को 10 लाख करोड़ रुपए की रफ्तार देते हैं, मर जाते हैं तो 2 लाख रुपए मुआवजा मिलता है।
नहीं जा पाएंगे, इधर कहीं संस्कार करेंगे, उसके बाद हमारे आगे बढ़ जाएंगे। यही अंतिम संस्कार करोगे? हाँ साहब, अब क्या करेंगे, कैसे जाएंगे उतना दूर लेकर। बेबसी की यह कहानी किसी भी कलेजे को चीरने के लिए काफी है। ये उत्तर प्रदेश के दिलीप है। अपने पिता संतराम के साथ मुंबई में मजदूरी करते थे। बेटी की शादी के लिए 1.5 साल पहले संतराम को 1,60,000 रुपए का कर्ज लेना पड़ा। 1 लाख रुपए मजदूरी की कमाई से चुकाए थे। 60,000 का उधार सिर पर था। संतराम और उनके बेटे दिलीप मुंबई में रहते हुए एक एक पैसा रोज कमाकर जोड़ रहे थे। लॉकडाउन हुआ, जमा पूंजी खत्म होने लगी, तब दिलीप ने मुंबई में रुकने का फैसला किया और पिता संतराम घर उत्तर प्रदेश महाराजगंज के लिए निकल पड़े। लेकिन बीच रास्ते मध्य प्रदेश के राजगढ़ में संतराम की तबीयत बिगड़ी। 8 मई को दम तोड़ दिया। बेटा दिलीप 6,000 रुपए उधार लेकर अपने पिता संतराम के शव को लेने किसी तरह राजगढ़ पहुँचे और बेबसी की यही कहानी बताते हुए फूट फूट कर रो दिए। लेकर नहीं जा पाएंगे, इधर कहीं संस्कार करेंगे, उसके बाद हमारे आगे बढ़ जाएंगे। यही अंतिम संस्कार करोगे? हाँ साहब, अब क्या करेंगे, कैसे जाएंगे उतना दूर लेकर। ऐसी हजारों कहानियां अब देश को झकझोर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बिहार के गोपालगंज पैदल लौटते 10 मजदूर रोडवेज बस से कुचल गए, 6 की मौत हो गई। बिहार में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लौटे 32 मजदूर बस से कटिहार लौट रहे थे। समस्तीपुर में ट्रक ने बस को टक्कर मारी, 2 मजदूरों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के गुना में महाराष्ट्र से कंटेनर में छिपकर उत्तर प्रदेश लौटते 8 मजदूरों की बस से टक्कर में मौत हुई, 50 जख्मी हैं। कानपुर में गुजरात से मजदूरों को ला रहा ट्रक हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराया, 2 मजदूरों को जान गंवानी पड़ी। चित्रकूट में छत्तीसगढ़ से साइकिल चलाकर घर लौट रहे 4 मजदूर पानी पीने सड़क पर बैठे तो गाड़ी ने रौंद दिया, 1 की जान चली गई। महाराष्ट्र में 8 मई का औरंगाबाद हादसा तो आप भूले नहीं होंगे। चलते चलते थककर 16 मजदूर रेल की पटरी पर लेट गए, मालगाड़ी से कट गए। अखबारों की रिपोर्ट बताती है लॉकडाउन में देश में अब तक 90 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को सड़क या रेल हादसों में जान गंवानी पड़ी। भूख और आर्थिक संकट ने 58 मजदूरों की जान ले ली। लगातार चलने और थकान की वजह से 29 श्रमिक की जान गई। बुजुर्ग या फिर बीमार 40 मजदूरों को सही समय पर मेडिकल सुविधा न मिलने के कारण जान गंवानी पड़ी, जबकि 91 मजदूरों की मौत के पीछे कोरोना संक्रमण का डर या फिर दूसरी वजहें रही। मजदूरों की मौत और बेबसी की कहानियां सवाल पूछती हैं, क्या इनके लिए सरकार की अधूरी लॉकडाउन नीतियां जिम्मेदार हैं?